डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में कहा गया है कि वो जल्द इंतखाबात की तारीख चाहते हैं, चाहे इसका ऐलान कोई भी करे। तो क्या डॉक्टर साहब मुमकिन है जल्द इंतखाबात? फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, हो भी सकते हैं। मतलब ये इंतखाबात जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि जो श्रीलंका में मैच चल रहे हैं क्रिकेट के, उनकी तरह की सूरत हाल हो गई है कि वो कभी ये नज़र आता है कि मैच शुरू हो जाएगा, कभी रुक जाता है, कभी बारिश हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के इलेक्शंस के मामला जा रहे हैं। जी। तो कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, क्रिकेट के बारे में भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही है। दूसरी बात ये कि जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की आज एक अटैक हुआ है उन पे, और ये जो है ये उसमें वो अल्लाह का शुक्र है वो और उनके रफ़का जो है वो बच गए, मामूली ज़ख्मी हुए। लेकिन जो हमला था वो यकीनन इसी नीयत से था कि उनको शदीद नुकसान पहुंचाने की नीयत से था, और ये दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत पिछले दिनों में, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी और उन पे हुए हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम और की क़यादत भी और बाकी जो सियासी शख्सियात हैं वो भी इस वक्त हमलों की जद में हैं। लेकिन JUIF के ऊपर ज़्यादा पिछले दिनों में हमने देखा है कि अटैक्स हुए उनके रहनुमा। तो अब इनके पीछे कौन है, यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव होंगी। लेकिन मुल्क की सियासत में दो तीन बातें आज करके और फिर जो इम्पोर्टेंट वाक़यात। पहली बात तो ये है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबरा, उनकी ज़मानत आज जो है वो ख़त्म कर दी है, जो कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत। और उसमें जो वहाँ पर फ़िलहाल जो है वो असद उमर साहब को की ज़मानत कंफर्म हुई है, लेकिन ये कि उनको हर जो भी इसकी हेयरिंग होगी उस पर आना पड़ेगा। वो आएंगे, और किसी मरहले पे अगर ये समझा जाता है कि उनको दोबारा शामिल करना है तो शामिल कर दिया जाएगा, वरना उनको निकाल, मतलब वो अभी मौजूद हैं। इसको मेरे ख्याल से टेबल 2 मतलब एक उसके उसमें कहते हैं, जो टेबल है उसको सेकंड जो लाइन है उसमें उनका असद उमर साहब का नाम रखा हुआ है। और शाह महमूद कुरैशी साहब और जो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTA, उनको जो है वो मेन इसमें। अच्छा, ये जो साइफ़र का मामला है, ये एक तो 9 मई बज़ाहिर मेरा अपना ख़्याल था कि 9 मई ज़्यादा संगीन है साइफ़र से, लेकिन ये साइफ़र का मामला भी एक संगीन सूरत हाल की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसिक्यूशन हो रही है वो हो रही है 3A, जो 3A आर्टिकल 3A है जी। अच्छा, 3A और 3B इनमें फ़र्क ये है कि अगर कोई ऐसा कौमी राज 3A में ये है कि कोई ऐसा कौमी राज अगर अफशा किया जाए जिससे गैर मुल्की ताकतों को फ़ायदा या नुकसान पहुँचे या फ़ायदा पहुँचे किसी भी हवाले से, या वो उन तक पहुँच जाएं गैर मुल्की ताकतों तक, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो 3A है गालिबन, तो वो उस पर 3A अप्लाई होता है। 3B में ये है कि अगर वो जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या साइफ़र या जो भी दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो फॉर योर आइज़ ओनली ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर लोकल यानी मकामी लेवल पे, यानी उसमें गैर मुल्की ना हो बल्कि मकामी लेवल पर ही वो बाहर आएँ, आ जाएँ, लीक हो जाएँ, तो उसमें 3B लगता है। अब जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो आर्टिकल्स लगे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पे, वो 3A और 3B दोनों लगा दिए गए हैं। वो दोनों के तहत ट्रायल हो रहा है, यानी गैर मुल्की भी और मकामी लोगों से भी उन्होंने शेयर किया, और उन्होंने इसको बाहर भी इसको भेजा, और बाहर की गैर मुल्की ताकतें और वहाँ तक सारा ये पहुँचा। उसके नतीजे में वहाँ पे पब्लिश हुआ, क्या हुआ वो, तो 3A और 3B दोनों के तहत। और इसमें जो मेरी बात हुई अभी यहाँ पे जो हमारे
दोस्त अहबाब कवर करते हैं FIA वगैरह, तो वो बहुत तेज़ी के साथ ही है। उनका ये कहना है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में इसका चालान मुकम्मल करके पेश कर दिया जाएगा। तो मैंने फिर ये पूछा उनसे कि इसमें आप क्या सज़ा आपकी तरफ से डिमांड की जा रही है अदालत से कि क्या सज़ा, तो उन्होंने कहा कि जी 3B जो है उसमें 2 साल की सज़ा है। अच्छा। यानी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, अगर कोई खुफिया डॉक्यूमेंट आप मकामी सतह पे उसको शेयर कर दें, लीक कर दें, तो उसमें 2 साल की सज़ा है। और जो 3A है उसमें कैपिटल पनिशमेंट है, यानी कैपिटल पनिशमेंट एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है, ठीक है। और अगर वो कैद की सूरत हो तो फिर वो 14 साल होती है। ठीक है। तो चूँकि दोनों दफ़ात लगी हैं 3A और 3B, इसलिए जो इसमें मैक्सिमम पेनल्टी की तरफ मतलब अदालत से कहा जाएगा FIA की तरफ से कि प्रोसिक्यूशन जब चालान पेश करेगी, आज जो फिल्म वगैरह वहाँ दिखाई गई तो उसमें वो जो जिसमें वो साइफ़र वगैरह, वो जो कागज़ वगैरह लहरा रहे हैं वो, और फिर उसके बाद वो उनके जो इंटरव्यूज़ थे मुख्तलिफ, और ये जिसमें उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया, तो वो सारे वो चलाए गए। तो उसके बाद वो प्रोसिक्यूशन अपना केस वो तेज़ी के साथ मुकम्मल कर रही है। अच्छा, ये अब ज़मानत के ऊपर, अच्छा वहाँ से अगर फ़ैसला आ जाता है तो फिर ये फ़ैसला चैलेंज होगा यकीनन हाई कोर्ट में, ठीक है। और इसी तरह से ज़मानत जो आज ख़त्म की गई है उसको, तो ये भी फ़ैसला चैलेंज होगा अब हाई कोर्ट में। तो ये तेज़ी के साथ अब मामला जो हैं वो साइफ़र के हवाले से मैंने कहा मैं अपडेट करूँ कि वहाँ पर ये सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो जो अहम है वो ये कि आखिरी 2 रोज़ रह गए उमर अता बंदयाल साहब के, और बड़ी खुशी हुई कि कल शाम को जब उनका शाइया हुआ, उमर अता बंदयाल साहब के एजाज़ में वकला ने दिया, तो उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब भी शरीक हुए, और फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उसमें आए, और दोनों हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, वो दोनों शख्सियात एक साथ बैठ के और खूब गपशप लगाते, और बहुत यानी अच्छा लगा ये दोनों शख्सियात को एक साथ देख के। तो ये आखिरी 2 दिन हैं, और इसमें कुछ ये हो सकता है कि कोई एक आध महफूज फ़ैसला सुना दिया जाए, मुमकिन है एक आध कोई महफूज फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाए अगले 24-48 घंटों में। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज़राए कह रहे हैं कि सुना दिया जाए, कुछ कह रहे हैं कि शायद ना सुनाया जाए, लेकिन बहरहाल ये बात चूँकि आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए हम दोनों बातें कर रहे हैं कि हो सकता है सुना दिया जाए, हो सकता है ना सुनाया जाए, और ये फ़ैसला होगा नैब तरामीम के हवाले से। जिस केस के फ़ैसला महफूज हो गया था, और उसमें ये बात हुई थी कि क्या करप्शन को कानूनी हैसियत दे दी गई है, और वो 50 करोड़ से कम क्या करप्शन नहीं होती, और ये कैसे हुआ, तो वो ये सारे मामला जो हैं ये चल रहे हैं। और बाकी ये है कि नवाज शरीफ साहब की आमद के हवाले से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी हालात जो आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ही वाज़ेह होगा कि उनकी वापसी कब होनी है, कैसे होनी है, इलेक्शंस कब होने हैं। अभी चीज़ें सारी जो हैं वो धुंध में हैं, फ्लूइड हैं, और कोई क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे मामला में। अच्छा, इसी दौरान जो है वो बलूचिस्तान में जो देखें, बलूचिस्तान में जो ये वाक़या हुआ है ना, ये तो देखें चाइना के एम्बेसडर ने कल अफ़गानिस्तान में अपना चार्ज संभाला है, और ये मामला जो है, ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये एक तो लोकल है, लेकिन इसके ताने बाने कहीं ना कहीं तो हैं बाहर। ऐसे ही तो नहीं कोई आदमी उठ के जो है वो जाके वहाँ पे हमले कर रहा, ठीक है, कोई ना कोई इसके पीछे लिंकेजेस हैं। लेकिन यह है कि जो भी लोग हैं वो कंटेन हो चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब सरहद नहीं, लेकिन सरहद जो है वो भी तोरखम बॉर्डर बंद है, उसकी तो और कई वजूहत हैं, बाकी सरहदें भी सील हो रही हैं, तो अंदर ही जो भी लोग हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त इतनी अलर्ट हैं कि वो एक बहुत बड़ी जंग ख़त्म हुई है इस खत्ते में, बहुत बड़ी जंग ख़त्म हुई है। और मैं फिर ये बात दोहराता हूँ कि जब ये जंग चल रही थी और अपने अरूज पे थी, उस वक्त ये बात होती थी कि जी पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा उसके बाद,
अल्लाह ना करे। लेकिन ये बात कंबोडिया, जब वियतनाम की जंग ख़त्म हुई थी तो कंबोडिया में सिविल वॉर शुरू हो गई थी, तो पाकिस्तान को कंबोडिया कहा जाता था। लेकिन ये है कि और तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े, आप समझें कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई से बच के निकला है। कार्रवाई होने लगी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है। और उसमें जो है वो आप ये देखें ना कि यहाँ पर ऐसा भी हुआ है ना कि एक एक दिन में अभी भी वाक़यात ऐसे पेश आते हैं कि बहुत सारे शहीद हो जाते हैं लोग। लेकिन यह है कि एक बहुत बड़ी जंग यहाँ से ख़त्म हुई है, तो उसका आहिस्ता 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 करके उसका फॉलो आउट, और ये अंदाज़ों से बहुत कम है। एक जान बहुत कीमती है, एक शख्स का ज़ख्मी हो। लेकिन उस वक्त जो बातें कही जा रही थी, अगर लोग उनको याद करें, मतलब यहाँ तक जो है वो कह दिया था ट्रम्प साहब ने कि इस जंग को ख़त्म करने का एक ही तरीके के न्यूक्लियर गिरा के मार दें। अब याद होगा चंद लाख लोग मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो मतलब इस तरह यहाँ तक बातें हुई हैं। और जब यहाँ ड्रोन अटैक्स होते थे तो उसमें जाने जाती थी। तो ये जंग ख़त्म हुई है, अब वहाँ पर अमन कायम होगा, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन पाकिस्तान में 2-3 ऑपरेशन एक साथ शुरू हैं ना। पाकिस्तान में एक तो ऑपरेशन शुरू है जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो कि कांस्टेंट है, जो हमेशा रहता है, जो हमेशा पुलिस भी अलर्ट रहती है और रहना चाहिए। दहशतगर्दी ख़त्म भी हो जाए तो वैसे भी रहना चाहिए। और दूसरा माशी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है, जिसमें बेशुमार नाम हैं लेकिन वो नाम ज़ाहिर नहीं किए जा रहे, यानी उनके नाम टॉप लिस्ट पर डल गए हैं, ECL में भी डल गए हैं। वो नाम इसलिए नहीं कि वो मतलब है कि भागने की कोशिश ना करें। कई लोगों को बता दिया गया है कि आप एयरपोर्ट जाने की जहमत ही ना करें, आप इधर ही बैठें और जो है वो इधर ही हिसाब किताब होगा। कुछ बाहर जो लोग चले गए हैं, आप देखें ये जो सारा शरीफ एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसको कत्ल करके उसके जो अहले खाना थे वो पाकिस्तान भाग गए थे, और उनका कहना ये था कि हम इसलिए पाकिस्तान आ गए हैं कि जी वो तो पाकिस्तान के साथ तो ट्रीटी नहीं है, तो यहाँ से तो हमें पकड़ के कोई दे नहीं, बरतानिया के हवाले कर नहीं सकता। तो वो हवाले हो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके जो माँ बाप और पता नहीं कौन और साथ, बड़ा बदकिस्मत अफसोसनाक वाक़या है। तो वो हवाले कर दिया उस बच्ची के। तो ये जब इस तरह के मामला, इसी तरह से जब ये डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल, ये ट्रीटी माहदे लिखत पढ़त में होना, मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं ऐसे मामला में। और तो पाकिस्तान ने उनका हैंड ओवर किया, उस बच्ची के हैंड ओवर किया, और करना चाहिए था। ये कुछ जगहों पे ये कि जी वो नहीं है, जी वो कत्ल करके भागे हैं, पाकिस्तान में छुप गए आके और यहाँ बैठे हुए हैं, और बच्ची को वहाँ से मार के भागे हैं, जो इल्ज़ाम लगा हुआ है वहाँ पे उन पर। तो अच्छा करूँगा हैंड ओवर किया।